अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक और सनसनीखेज जुर्म कहानी सुनते हैं। कत्ल बहुत खौफनाक वारदात समझा जाता है और लोग ख्याल करते हैं कि कत्ल जिस वजह से हुआ वो वजह भी खौफनाक होगी और मालूम नहीं इस कहानी में क्या क्या दिलचस्पियां होंगी। मगर पुलिस वाले कत्ल को कोई खौफनाक वारदात नहीं समझते। खानदानी दुश्मनियों पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। मामूली मामूली बातों पर कत्ल हो जाते हैं। चाल चलन के शुबे में कोई खामिन अपनी बीवी को या कोई भाई अपनी बहन को कत्ल कर देता है और ख़ुद ही थाने में चला जाता है। कत्ल की बाज़ वारदातें इस वजह से दिलचस्प होती हैं और हैरान कर देती हैं कि कातिल इस ख्याल से कि पकड़े न जाएं, अजीब व गरीब तरीके इख्तियार करते हैं। इन्हें ये उम्मीद पक्की होती है कि पुलिस को वो बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये वारदातें बहुत दिलचस्प होती हैं और ये सबूत भी मिलता है कि इंसान की फितरत समंदर जैसी है जिसके अंदर बहुत अजीब अजीब चीज़ें छुपी हुई हैं। मैं आपको एक हादसे का केस सुनाता हूँ। एक जवान आदमी पर भेड़ियों ने हमला किया और उसको चीर फाड़ कर मार डाला। भेड़िया बड़ा बदमाश दरिंदा है, लेकिन इंसान की फितरत में जो बदमाशी और खूंखारी है इस तक कोई दरिंदा नहीं पहुंच सकता। मुझको थाने में एक हाजी साहब ने ये पैगाम भेजा कि एक आदमी को भेड़ियों ने मार डाला है, आकर देख लो, वरना हम लाश को जल्दी दफन कर देंगे क्योंकि लाश ख़राब हो रही है। मुझको ये पैगाम इस तरह दिया गया था जैसे थानेदार मैं नहीं हूँ बल्कि हाजी साहब हैं। मैं लोगों के और गांव शहरों वगैरह के नाम असली नहीं लिखूंगा। ये किस्सा हिंदुस्तान के एक इलाके का है और जिनकी बाबत ये किस्सा है वो मुसलमान थे। वो उधर से आ गए होंगे। वो एक कस्बा था। आबादी के इर्द गिर्द खेतियाँ थीं और इनसे आगे जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियाँ और नाले थे, खड्ड भी थे। मैं इस थाने का चार्ज लेने के लिए आया तो शहर के ख़ास अफराद मुझको मिलने के वास्ते आए। ऐसा इधर पाकिस्तान में भी होता है कि कस्बे या किसी देहाती थाने में नया थानेदार आए तो चंद एक आदमी जो मोअज़्ज़िज़ीन शहर कहलाते हैं नए थानेदार से मिलने के लिए आते हैं। ये लोग खुशामद के माहिर होते हैं। नए थानेदार को इस तरह फूंक देते हैं कि पहले थानेदार यानी कि तब्दील होकर जाने वाला थानेदार के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। इन लोगों की कोशिश ये होती है कि अकेले अकेले आएँ और हर एक को नया थानेदार अकेला मिले। वो एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं और हर आदमी अपने आप को एतमाद के काबिल साबित करता है। मैंने नए थाने का चार्ज लिया तो मुझको शहर के मोअज़्ज़िज़ीन मिलने के वास्ते आए। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। इनमें एक आदमी शहर का रईस था। वो मुसलमान था और उसने हज किया हुआ था, इस वास्ते हाजी कहलाता था। इसका खालों का कारोबार था और वो बहुत सारी ज़मीन का मालिक भी था। शहर में इसकी बहुत बड़ी हवेली थी। यहाँ नौकर चाकर थे और साथ के देहात में उसके मज़ारे थे। वो मुझको मिलने आया तो उसने दूसरों की तरह मुझको बातों में खुश करने की कोशिश की और अपनी पोजीशन और अमीरी का रोब भी जमाया। अभी एक ही माह गुजरा था कि सुबह सवेरे सवेरे इस हाजी का एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि हाजी साहब के मुनीम को रात भेड़ियों ने चीर फाड़ कर हलाक कर दिया है। हाजी साहब ने मुझको आपके पास भेजा है। उसने ये भी कहा कि वो कहते हैं कि लाश अभी तक वहीं पड़ी है। अगर आप कागजी कार्रवाई करना चाहें तो आकर कर लें। ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो सकता। लाश ख़राब हो रही है। मैं इसे जल्दी दफन करना चाहता हूँ। ये शख्स हाजी का मुलाजिम था। मैंने इसे चंद एक ज़रूरी बातें पूछी। मैंने देखा कि वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब पूरा नहीं देता था। मेरे लिए ये वाक़या कुछ अजीब था कि किसी को भेड़ियों ने हलाक किया हो। इस इलाके में भेड़िए मौजूद तो थे। मैंने थाने के पुराने आदमियों से पूछा कि ऐसा वाक़या पहले भी कभी हुआ है। उन्होंने मुझको बताया कि कभी किसी की भेड़ बकरी भेड़ियों का शिकार हो जाती है, लेकिन किसी इंसान पर भेड़ियों का हमला कभी नहीं हुआ। यह भी उन्होंने मुझको बताया कि ज़रा आगे चले जाओ तो भेड़िए रात को हमला करते हैं। मैं लाश देखने चला गया। शहर जो दरअसल कस्बा था
1 मील से कुछ ज़्यादा दूर हाजी का वहाँ बाग था। इसमें सब्जियाँ उगाई जाती थीं जो मंडी में फ़रोख्त होती थीं। बाग में रहट था। ये कम से कम 10 एकड़ का बाग था। इससे आगे 2 खेत थे और इससे आगे इलाका बंजर था। बाग से 1 मील के फासले पर लाश पड़ी थी। मैंने देखते ही दिल में फैसला दे दिया कि इस शख्स को भेड़ियों ने चीरा फाड़ा है। इसके जिस्म पर चीथड़े रह गए थे जो खून से लाल थे। खाल तो उतारी हुई लगती थी बल्कि पंजों से खिंची हुई थी। कोई शुबा नहीं था कि हाजी के मुनीम को दरिंदों ने चीरा फाड़ा हो। मेरे दिमाग से ये बोझ उतर गया कि ये कत्ल की वारदात होगी और मुझको तफ्तीश करनी पड़ेगी। मौके पर एक तो हाजी मौजूद था, उसके नौकर वगैरह थे, कस्बे का नंबरदार भी था, वो भी मुसलमान था। मेरे कांस्टेबल और बहुत से तमाशाई थे जो दूर खड़े थे। मैंने इधर उधर देखा और कहा कि भेड़िए यहाँ तक भी आ गए हैं और उन्होंने एक इंसान को भी मार डाला है, तो इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं इस इलाके से अभी पूरी तरह वाकिफ नहीं हुआ था। मैं सबसे पूछने लगा कि भेड़ियों का ठिकाना कहाँ हो सकता है। हर आदमी मुझको कुछ न कुछ बताने लगा। ये मेरी जिम्मेदारी का इलाका था। इसके बाशिंदों की हिफाजत और इनका अमनो अमान मेरी जिम्मेदारी थी। मैं इधर उधर टहलने लगा तो मेरी नज़र ज़मीन पर चली गई। आप ये जहन में रखें कि थानेदार की नस्लें दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। ट्रेनिंग, वारदातें और तजुर्बा अपना आप से दिमाग से काम कराता है। फिर वो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों को हम बहुत बुरा कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमको ग़ुलाम बनाया हुआ था, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने उनसे कोई अच्छा वस्फ़ सीखा नहीं। हम लोग इस्लामी कानून की सिर्फ बातें करते हैं मगर इसका ज़रा सा भी अमली एहतराम नहीं करते। अंग्रेज़ अपने कानून के तकाज़े पूरे करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देते थे। मुजरिम का सुराग हासिल करने के वास्ते न दिन को आराम करते न रातों को सोते थे। मुझ पर इन्हीं लोगों का असर था। ये देखकर भी कि ये शख्स भेड़ियों का शिकार हुआ है, मेरी नज़रें ज़मीन पर चली गईं और मुझे भेड़ियों के पंजों के निशान नज़र आए। जंगल की ज़बान में दरिंदों के पंजों के निशानात को पग कहते हैं। मैं इनको खुरे कहूँगा जो पुलिस की ज़बान है। जहाँ लाश पड़ी थी वहाँ 12-14 गज के दायरे में ज़मीन की हालत बता रही थी कि भेड़िए 2 या इससे ज़्यादा होंगे। वो अपने शिकार को पकड़ने के वास्ते इधर उधर भागते दौड़ते रहे हैं और इनका शिकार यानी कि मुनीम इनसे बचने के लिए भागता दौड़ता रहा है। लेकिन मैंने देखा कि पंजों के बहुत सारे निशान बाग की तरफ जा रहे थे और इनमें इंसानी खुरे भी थे। ये जूतियों के निशान थे। मैंने और ज़्यादा गौर से देखा तो मुझे नज़र आया कि इनमें ऐसे खुरे थे जो बाग की सिमत से आ रहे थे और जा भी रहे थे। क्या ये भेड़ियों के पग हैं? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मैंने इन खुरों को और ज़्यादा गौर से देखना शुरू कर दिया। मैं देख रहा था कि भेड़िए आए किधर से और गए किधर को। देखते देखते मेरी नज़रों से हटी तो मैंने देखा कि 2 आदमी बाग की तरफ जा रहे थे। मेरा ख्याल था कि वो आदमी शायद हाजी के नौकर थे। हाजी ने इन्हें कहा होगा कि जाओ अपना काम करो। मैं फिर खुरे देखने लगा। ये एक रास्ता सा था जो बाग की तरफ जाता था। ज़मीन नरम और गिर्द वाली थी, इस वास्ते पंजों के और इंसानी कदमों के निशान साफ थे। मैंने लाश से बाग तक का दरमियानी फासला निस्फ तय कर लिया तो मैंने देखा कि 6-7 मवेशी बाग की तरफ से इसी रास्ते पर आ रहे थे। इन्हें 2 आदमी हाँक रहे थे। मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मवेशियों को रास्ते से दूर कर दो, मगर वो सीधे चले आ रहे थे। 2 कांस्टेबल दौड़े गए और मवेशियों को रास्ते से हटा दिया, मगर उन्होंने खुरे मिटा दिए थे। मुझको खोजी की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने उसको बुलाने के वास्ते एक कांस्टेबल को दौड़ा दिया। मैंने खुरों और पंजों का रुख देखा था। आगे खुरे मवेशी मिटा गए थे। मैं अंदाजे पर चलता गया और बाग में जा पहुंचा। वहाँ एक बड़ा डरबा था जिसके 3 तरफ जाली थी। इसमें 4 कुत्ते घूम फिर रहे थे। एक बुलडॉग था जो चेहरे से ही खूंखार लगता था। एक भेड़िए जैसा बहुत बड़ी जिसामत का कुत्ता था और 2 बुल टेरियर थे। ये भी पूरी तरह तंदुरुस्त थे। यहाँ मुझे शक हुआ कि ऐसा तो न हुआ हो कि मुनीम को इन कुत्तों ने मार दिया हो। हाजी भी मेरे पास आ गया था। मेरे पूछे बगैर ही कहने लगा कि ये शिकारी कुत्ते हैं और वो शिकार का शौकीन है। ये कुत्ते रात को बाहर ले जाए गए थे? मैंने पूछा। उसने इधर उधर देखा और ये कहकर दौड़ पड़ा, अभी पूछकर बताता हूँ। वो बाग के अंदर ही कहीं चला गया।
लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना था। बाग में बैठकर मैंने कागजात तैयार किए और हेड कांस्टेबल से कहा कि वो लाश पोस्टमार्टम के वास्ते ले जाए। पोस्टमार्टम का इंतज़ाम मौजूद था जो कस्बे के सरकारी अस्पताल में होता था। हाजी कभी का आया खड़ा था। कागजात की तैयारी में बहुत वक्त लग गया था। मैंने हाजी की तरफ तवज्जो दी। जनाब, कुत्ते आज सुबह सवेरे खोले गए थे। उसने कहा, मैंने नौकरों को कह रखा है कि दूसरे तीसरे दिन कुत्तों को टहलाई के लिए बाहर ले जाया करें। वो आज सुबह कुत्तों को ले गए थे। रास्ते में उन्होंने मुनीब की लाश देखी और कुत्ते वापस लाकर मुझको आकर इतला दी। मैं दौड़ा आया। लाश को देखते ही मैंने कह दिया कि इसे भेड़ियों ने मारा है और आपने मुझको हुक्म भेजा कि कोई कार्रवाई करनी है तो आकर कर लो, वरना मैं लाश को जल्दी दफन कर दूंगा। मैंने कहा और उसे पूछा, क्या आपको यकीन है कि ये भेड़ियों का शिकार हुआ है? अगर शेर होता तो लाश यहाँ ना होती। हाजी ने कहा, शेर के बाद दूसरा दरिंदा भेड़िया ही हो सकता है। आगे नदी है और यहाँ से जंगल और खड्ड नाले शुरू हो जाते हैं। मैं शिकारी हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि इस इलाके में कितने भेड़िए हैं। मेरे कुत्तों ने कई बार भेड़िया मारा है। क्या आपका मुनीम भी कुत्तों के साथ गया था? ना जी, उसने जवाब दिया, मुनीम का कुत्तों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये कहाँ रहता था? मैंने अपनी हवेली के साथ ही एक कमरा उसे दे रखा था, हाजी ने जवाब दिया। फिर ये इधर क्यों आया था? मैंने पूछा। आपने किसी काम से इसे भेजा होगा। हाजी सोच में पड़ गया और अफसोस के लहजे में बोला, मैं खुद हैरान था कि वो रात को इधर कैसे आ निकला। 2-3 रोज पहले मैंने इसे आगे के एक गांव का एक काम बताया था। मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता रात उधर को चला गया होगा। बड़ा बरखुरदार लड़का था। उसने मुनीम की बहुत ही तारीफ़ें की और कहने लगा कि उसे ऐसा मुनीम फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने बताया कि मुनीम यतीम था। 15-16 साल की उम्र में उसके पास आया था। वो किसी और शहर का रहने वाला था, घर से भाग आया था। इस कस्बे में आया तो नौकरी और ठिकाना तलाश करने लगा। किसी ने उसे हाजी के घर का रास्ता दिखाया। हाजी को उसने बताया कि 4 साल गुजरे उसके माँ बाप मर गए थे। उसे चचा अपने घर ले गया। चचा ने उसे स्कूल से तो ना हटाया, लेकिन उसे घर का नौकर बना लिया और वो उसको मारता पीटता था। लड़का पढ़ता रहा और जुल्म भी बर्दाश्त करता रहा। 10वीं जमात में पढ़ रहा था तो चाचा चची और इनके बच्चों के सलूक से इतना तंग आ गया कि घर से भाग निकला। हाँ, वो इस हाजी से मिला। इसने इसकी दर्द भरी कहानी सुनी और इसे अपने पास रख लिया। हाजी ने इस वास्ते भी लड़के को अपने पास रख लिया कि वो खूबसूरत था, उसके ख़राब होने का ख़तरा था। हाजी ने इसे अपनी हवेली के साथ का एक कमरा दे दिया। लड़का दयानतदार और ज़हीन निकला। उसने अपना एतबार पैदा कर लिया और मुनीम का काम सीख लिया। हाजी के घर में पर्दा था, लेकिन लड़के को घर में आने जाने की इजाज़त थी। मौत के वक्त इसकी उम्र 22-23 साल थी। उसकी लाश की हालत तो बहुत बुरी थी। चेहरा ठीक था, जिस्म से खून निकल जाने के बावजूद भी चेहरा मुझको अच्छा लगा था। मैं तो इसकी शादी का बंदोबस्त कर रहा था, हाजी ने कहा। 2-3 रोज बाद मेरी बेटी की शादी है। इसके बाद मैं इसकी शादी का बंदोबस्त करने वाला था, लेकिन अल्लाह को मंजूर ही नहीं था। इतने में खोजी आ गया। मैंने उसे कहा कि जो खुरे और पग मैं देख आया हूँ, इन्हें पहचाने और जहाँ लाश पड़ी थी वहाँ से देखना शुरू करे और भेड़ियों के पग तलाश करे और ये भी देखे कि जो निशान मैं देख आया हूँ वो भेड़ियों के हैं या कुत्तों के। लाश पोस्टमार्टम के वास्ते जा चुकी थी। मरने वाले की जेबों से कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई थी जो कोई शक पैदा करती या जिससे कोई सुराग मिलता। मुझे अभी वहीं रहना था। हर पहलू को अच्छी तरह देखकर मुझको तसल्ली करनी थी। खोजी अपना काम करने चला गया था। मैंने उन 2 आदमियों को बुलाया जिनकी बाबत हाजी ने बताया था कि कुत्ते टहलाई के लिए ले गए थे। उनसे अलग अलग बयान लिए। उन्होंने एक ही जैसा बयान दिया कि हाजी साहब के हुक्म के मुताबिक कुत्तों को बाहर ले जाया करते थे। उस सुबह वो ले गए और आगे लाश पड़ी मिली। थाने से एक आदमी दौड़ा आया। उसने मुझे बताया कि डीएसपी साहब आए हैं। ये डीएसपी अंग्रेज़ था, एएम बायरन। अंग्रेज़ डीएसपी और एएसपी अक्सर दौरे पर आया करते और कभी अचानक आ धमकते और थाने में रजिस्टर शुदा केसों की फाइलें देखा करते थे। इलाके में भी घूमते फिरते थे। वो अपनी अफसरी को दूसरों से सलाम कराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया करते थे, बल्कि अपने फ़र्ज़ पर तवज्जो दिया करते थे।
उनके इस उसूल को मैं जानता था, इस वास्ते मैंने ऐसा नहीं किया कि अपना काम छोड़कर थाने की तरफ दौड़ पड़ता। मैं अपने काम में लगा रहा। बायरन को मैं जानता था कि अगर मैं उसके बुलाने के बगैर थाने चला जाता तो वो मुझे डांट कर वापस भेज देता। थाने का ये आदमी मुझे डीएसपी के आने की इत्तला दे चुका तो मैंने देखा कि डीएसपी घोड़े पर सवार चला आ रहा था। उसके साथ मेरे थाने का एएसआई था और पीछे पीछे एक कांस्टेबल आ रहा था। मैं उसके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा। वो घोड़े से उतरा और मुझसे पूछने लगा कि क्या केस है। मैंने उसे सारा केस बताया और ये भी कि मैंने खुरे और पंजे देखे हैं और खोजी को मजीद निशान तलाश करने के लिए भेजा हुआ है। उसने मुझको साथ लिया और वहाँ ले गया जहाँ लाश देखी गई थी। उसने पंजों और इंसानी कदमों के निशान देखे। खोजी नदी की तरफ से आ रहा था। हमें देखकर हमारे पास आ गया। मैं दरिंदों के पग पहचान सकता हूँ, उसने कहा। ये पग कुत्तों के हैं, भेड़ियों के नहीं। मैं दूर दूर तक देख आया हूँ, भेड़ियों का एक भी पग नजर नहीं आया। भेड़िए और कुत्ते के पग में क्या फ़र्क होता है? डीएसपी ने उससे पूछा। उसने फ़र्क ऐसे तरीके से बयान किया कि डीएसपी मुतासिर होकर मुस्कुराने लगा। उसने खोजी को शाबाश दी और उसकी महारत की तारीफ की। मैं आपको हर तरह से यकीन दिला सकता हूँ कि यहाँ भेड़िए नहीं आए, खोजी ने कहा। अगर भेड़ियों ने इस शख्स पर कहीं और हमला किया है और ये शख्स चलते चलते यहाँ आकर गिरा है तो ऐसा हो सकता है कि हुआ हो। लेकिन आपने इसके जिस्म की जो हालत बताई है, इसमें वो चलने के काबिल नहीं था। वो चंद कदम चल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझको भेड़ियों का कोई पग नजर नहीं आया। हम बाग में चले गए। खोजी को हाजी के उन 2 नौकरों के खुरे दिखाए। उसने कहा कि जो खुरे कुत्तों के पंजों के निशानात के साथ देखे गए हैं वो इन्हीं 2 आदमियों के हैं और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि ये दोनों आदमी वहाँ नहीं गए। ये दोनों पहले ही कह चुके थे कि वो कुत्तों के साथ वहाँ तक गए थे जहाँ लाश पड़ी थी। खोजी ने एक जगह कुत्तों के पंजों के निशान भी देख लिए। डीएसपी बायरन ने भी देखे, मैंने भी देखे। ये वही निशान थे जो बाहर देखे गए थे। डीएसपी ने एक कुत्ता बाहर निकलवाया और उस पर हाथ फेर कर और उसे बहुत गौर से देखकर पूछा, चारों कुत्तों को आज नहलाया गया है? एक नौकर ने जवाब दिया कि कुत्तों को नहलाया गया था। डीएसपी मुझे अलग ले गया और उसने मुझे कहा कि मामला कुछ और है। मुनीम को भेड़ियों ने नहीं, इन कुत्तों ने मारा है। इसे हादसाती मौत लिखने से पहले गहरी तफ्तीश करना। डीएसपी ने मुझको और भी बहुत कुछ कहा। थाने के मुतालिक मुझसे कुछ पूछा और चला गया। मैंने जब गहराई में जाकर सोचा तो मेरे दिमाग में आई कि मुनीब भी नौकरों के साथ गया होगा और किसी वजह से कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। नौकर उसे छुड़ा ना सके और अब ये बताते हुए डरते हैं। मैंने दोनों नौकरों से कहा कि वो सच्ची बात बता दें, लेकिन वो अपने पहले बयान पर अड़े रहे। मैं दोनों को थाने ले गया। हाजी भी थाने में आ गया। वो बहुत परेशान था। नौकरों और मुनीम के दरमियान कुछ होगा, उसने कहा। परेशानी मेरे लिए पैदा हो गई है। चौथे रोज़ मेरी बेटी की शादी है और ये शादी मामूली नहीं होगी। मेरी एक ही बेटी है, कोई और औलाद नहीं। मैंने शादी का एहतमाम ऐसा किया है कि इस शहर के लोग बहुत मुद्दत तक याद करेंगे। मैंने उसे कहा कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं इस शख्स से मुतासिर हो गया था। मैंने उसे ये भी कहा कि उसकी बेटी की शादी में कोई खलल नहीं पड़ेगा। उससे मैंने बयान ले लिया और उसे चले जाने को कहा। मैंने दोनों नौकरों से अलग अलग पूछगछ की, लेकिन कोई ख़ास बात मालूम न हुई। मैंने ये मालूम करने की भी कोशिश की कि इनके मुनीब के साथ कोई दुश्मनी थी। मुझे दुश्मनी का कोई सुराग या इशारा ना मिला। शाम के 3 और 4 बजे के दरमियान का वक्त था जब मुझको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। इसमें मौत का बाइस दरिंदों को लिखा था और मौत का वक्त आधी रात से बहुत पहले का बताया गया। डॉक्टर ने लिखा था कि मरने वाले ने मरने से तकरीबन 1 घंटा पहले खाना खाया था। ये रिपोर्ट मैदे में पड़े हुए ग़िज़ा की हालत को देखकर लिखी गई थी। आम पोस्टमार्टम में जो कुछ देखा जाता है इसमें मैदे को खोलकर देखना भी शामिल होता है। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुनीम खाना खाने के बाद मरने वाली जगह गया। कुत्तों की बाबत हाजी के नौकर कहते थे कि इन्हें वो सुबह उस वक्त बाहर ले गए थे जब सुबह अभी पूरी तरह तुलू नहीं हुई थी। मेरे सामने अब ये सवाल था, क्या मुझे नौकरों के बयान को सच तस्लीम कर लेना चाहिए? मगर यह तस्लीम करना बहुत मुश्किल था कि मुनीम भेड़ियों का शिकार हुआ है। ये इस वास्ते मुश्किल था
کہ بھیڑیوں کا وہاں اور دور دور تک ایک بھی پگ نظر نہیں آیا تھا۔ میں ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں دے سکتا تھا کہ منیم کو کتوں سے مروایا گیا ہے۔ یہ دن ایسے ہی گزر گیا۔ لاش حاجی کے حوالے کر دی گئی تھی۔ نوکروں کو میں نے تھانے میں ہی رکھا۔ وہ ملزم تو نہیں تھے، لیکن مجھے کچھ اور لوگوں کے بیان لینے تھے۔ اس واسطے یہ مناسب نہیں تھا کہ نوکر ان سے ملیں۔ یہ میں باغ میں کام کرنے والے دوسرے مزارے تھے، کھیتوں کے مزارے بھی تھے۔ یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ ان نوکروں کی منیم کے ساتھ دشمنی تھی۔ مخبروں سے بھرپور رپورٹیں لینی تھیں۔ اسی رات ایک صاحب حیثیت آدمی میرے پاس آیا۔ وہ ان آدمیوں میں سے تھا جو پولیس کے ساتھ دوستی رکھا کرتے ہیں اور تھانے داروں کو سلام کرنے کے واسطے تھانے جاتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حاجی بڑا گہرا اور بڑا کائیں آدمی ہے۔ اس کی بیٹی جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی 2 بیویاں ہیں۔ ایک تو اس لڑکی کی ماں ہے اور دوسری جوان ہے۔ منیم سے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حاجی کو منیم کے چلن پر شبہ تھا؟ میں نے کہا، اور اس نے منیم کو مروا دیا ہے؟ شاید ایسے ہی ہوا ہو، اس نے کہا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حاجی کو نیک اور شریف آدمی نہ سمجھ لیں۔ منیم کیسا آدمی تھا؟ ظاہری طور پر تو خاموش طبیعت والا تھا، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی حاجی کی طرح کا شریف آدمی ہوگا۔ تھانے داروں کے ساتھ یہ لوگ اسی واسطے دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کسی کے ساتھ کوئی چپکلش ہو اس کے خلاف تھانے داروں کے کان بھر کے ذلیل کرایا جائے۔ میں نے اس آدمی کی بات سن لی۔ ایک اور آ گیا۔ اس نے حاجی کی تعریف کی۔ ہمیں صحیح رپورٹیں اپنے مخبروں سے ملا کرتی تھیں۔ میرے پاس ڈکیتی کی ایک سنگین واردات کا ایک کیس تھا اور منیم کے مارے جانے کے بعد ایک قتل کا اور ایک ڈکیتی کا ایک اور کیس آ گیا۔ میں نے منیم کی موت کا کیس ASI کو دے دیا اور اسے کہا کہ وہ حاجی کے تمام نوکروں اور مزاروں سے تفتیش کرے اور مخبروں کو استعمال کرے۔ میں نے ASI کو اپنا شک بتا دیا، جو یہ تھا کہ میں یہ نہیں مانتا کہ منیم نے حاجی کی بیٹی یا جوان بیوی کے ساتھ تعلقات بنا رکھے ہوں گے۔ یہ ممکن تھا کہ منیم نوکروں میں سے کسی کی بہن یا بیوی کا درپردہ دوست رہا ہو۔ لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے اسے کتوں سے مروا دیا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو نوکر اسے دھوکے میں لے گئے ہوں گے اور اس پر کتے چھوڑ دیے۔ یہ بھید لینا مشکل نہ تھا۔ ASI کو معلوم تھا کہ یہ بھید کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ میں دوسرے کیسوں میں مصروف ہو گیا۔ حاجی کی بیٹی کی شادی ہوئی، مجھ کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ بہت ہی شاندار شادی تھی۔ حاجی منیم کو بہت یاد کرتا تھا۔ اسے رنج تھا کہ منیم اس کی خوشی میں شریک نہ تھا۔ منیم کو مرے چوتھا دن تھا۔ ASI تفتیش کر رہا تھا۔ اس کے پلے ابھی کچھ نہیں پڑا تھا۔ اس نے منیم کے 2 دوست ڈھونڈ نکالے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ منیم ہنسنے کھیلنے والی طبیعت کا آدمی تھا، لیکن 15-20 دنوں سے چپ چاپ تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اسے اب اپنی غربت کا احساس ہونے لگا ہے۔ مرنے سے 2 دن پہلے اس نے کہا تھا کہ دل ایسی جگہ دے بیٹھا ہوں جو بہت اونچی ہے۔ یہ اشارہ ملنے سے ASI نے تفتیش میں کچھ اور لوگ بھی شامل کر لیے تھے۔ وہ کوتاہی نہیں کر رہا تھا۔ مخبروں نے بتایا تھا کہ حاجی کے گھر کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں ایک قسم کی شرافت اور وقار ہے۔ ASI راجیشور اپنے فرض کو پورا کرنے والا اور عقل والا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا، مجھے توقع ہے کہ منیم کی موت کے پیچھے کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ ہے تو وہ بڑا ہی زبردست ڈرامہ ہوگا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور کوئی زبردست ڈرامہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ معلوم یہی ہونے لگا تھا کہ اس واقعے میں کچھ بھی نہیں۔ ہمیں کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ یہ موت حادثاتی نہیں، یہ قتل کی واردات ہے۔ جب 1 مہینہ گزر گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے حاجی بھی اس واقعے کو بھول گیا ہے۔ میں اب سوچنے لگا کہ تفتیش روک کر اسے حادثاتی موت لکھ دوں۔ مجھے اس تھانے میں آئے 2-2.5 مہینے ہو گئے تھے۔ مجھے ملنے والے، سلام اور خوشامد کرنے والے تو بہت تھے، لیکن دوست ایک ہی بنا، وہ سب جج تھا۔ اتفاق سے وہ مسلمان تھا اور بڑے اونچے خاندان کا فرد تھا، میرا ہم عمر تھا۔ ایک روز اس نے پیغام بھیجا کہ آج رات کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤں اور گپ شپ کے واسطے وقت نکالوں۔ میں شام کو اس کے گھر پہنچ گیا۔ کھانے کے دوران
उसने मुझसे पूछा कि हाजी के मुनीम की मौत की मैंने रिपोर्ट लिखी है या नहीं। मैंने उसे बताया कि कोई शख्स सामने नहीं आ रहा, इस वास्ते में से हादसाती मौत लिख रहा हूँ, अभी रिपोर्ट ना लिखना। उसने कहा, ये कत्ल है, अपने मुनीम को हाजी ने कत्ल कराया है। कुत्तों से? मैं कत्ल का तरीका नहीं जानता। उसने कहा, मैं अभी यकीन के साथ भी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। तुम पुलिस ऑफिसर हो, अगर सुराग रसानी में महारत रखते हो तो बड़ा अजीब और दिलचस्प केस सामने आएगा। मुझको वो बुनियादें बताएं जिस पर आप बात कर रहे हैं। मैंने कहा, फिर मेरी सुराग रसानी का कमाल देखें। हाजी की बेटी की शादी में तुम भी शरीक हुए थे? सब जज ने कहा, इस लड़की की शादी जिस आदमी के साथ हुई है वो मेरे छोटे भाई का गहरा दोस्त है। इस आदमी की उम्र 24 साल के लगभग है। वो हाजी की बिरादरी का आदमी है। उसे आप नासिर कह लें। नासिर बहुत परेशान है। सब हैरान थे कि इसे इतनी खूबसूरत और इतने अमीर माँ बाप की लड़की मिल गई है और ये गमगीन रहता है। नासिर ने 1 महीना सब्र किया और आखिर तंग आकर उसने मेरे भाई को राज की बात बता दी, जो यह है कि हाजी की बेटी ने नासिर को पहले दिन ही से कबूल नहीं किया और वो उसके साथ बात भी नहीं करती। हालांकि नासिर बहुत खूबसूरत जवान है। नासिर के लिए ये मसला नहीं कि उसकी दुल्हन ने उसे कबूल नहीं किया, सब जज ने कहा, बल्कि ये कि हाजी की बेटी का रवैया और सलूक ऐसा है कि नासिर को उस पर गुस्सा नहीं, रहम आता है। बात यह है कि नासिर की शादी हो गई। उसने अब 2 रोज़ पहले मेरे भाई को राजदारी से बताया है कि उसकी दुल्हन ने उसे कहा, मैंने तुम्हें दिल से कबूल नहीं किया। मैंने बाप की इज्जत रखने के लिए निकाह के वक्त हाँ कह दी थी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, लेकिन अपने दिल में तुम्हारी ज़रा सी भी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकूँगी। नासिर के दिल पर जो चोट पड़ी होगी उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं, लेकिन दुल्हन ने उसे धुतकारा नहीं, ना ही नफरत का इजहार किया। नासिर मायूस और उदास होकर अलग बैठ गया। दुल्हन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे जो कुछ भी कहोगे वो तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा करूँगी, लेकिन मुझसे नज़दीक मत होना। नासिर ने मेरे भाई को बताया कि इसकी दुल्हन का लहजा और अंदाज़ ऐसा था जिसमें रौब और धमकी नहीं थी, इल्तिजा और उदासी थी, लेकिन उसका अज़्म पक्का था। नासिर ने उसे न कहा कि वो उसको अपने दिल में जगह दे। उसने दुल्हन से पूछा कि उसका दिल और रूह कहाँ है। दुल्हन ने जवाब दिया कि वो इस दुनिया में नहीं है। अगर वो जिंदा होता तो मैं आज तुम्हें ये अल्फाज ना कह रही होती जो तुम्हारे दिल को ज़ख्मी कर रहे हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझको तलाक नहीं दे सकते। तुम मेरे बाप से डरते हो। मैं तुम्हें जलील नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा बाप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुमसे सिर्फ ये दरख्वास्त करती हूँ कि मुझसे वो मोहब्बत ना मांगना जो बीवी अपने खाविंद को दिया करती है। इसके बाद उसने आंसू पोंछकर कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि तुम्हारी खुशियों भरी रात को मैं आंसू बहा रही हूँ। अगर मैं होता तो उसी वक्त इस दुल्हन को बाजू से पकड़ता और उसके माँ बाप के हवाले कराता। मैंने कहा, और कहता कि इसे वहाँ छोड़ाओ जहाँ इसका दिल और इसकी रूह है। कोई भी होता तो यही करता जो आप कह रहे हैं, सब जज ने कहा, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। नासिर ने मेरे भाई को बताया कि दुल्हन इतनी खूबसूरत थी कि मैं उससे मुतासिर हो गया और उससे ज़्यादा उसकी बातों से मुतासिर हुआ था। ये भी सुन लें, सब जज ने कहा, नासिर हाजी की बिरादरी का आदमी है। हाजी इसी को अपनी बेटी देना चाहता था। रिश्ता तय हो गया। नासिर को इतनी खूबसूरत लड़की और इतना अमीर ससुर मिल जाने पर क्या एतराज़ हो सकता था। लेकिन हाजी की बेटी को पता चला कि उसका रिश्ता नासिर के साथ हो गया है, तो उसने एक औरत की ज़बानी नासिर को पैगाम भेजा कि मेरा रिश्ता लेने से इनकार कर दो, वरना सारी उम्र की खुशियों से खाली रह जाओगे। नासिर के लिए ये धमकी काफ़ी थी। उसने अब मेरे भाई को बताया है कि उसने अपनी माँ से कहा कि वो इस लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। नासिर का बाप मर चुका है। माँ बहुत हैरान हुई कि लड़का क्या कह रहा है। उसने माँ को असल वजह ना बताई। माँ ने उसे समझाया बुझाया। नासिर खुद ही हाजी के पास चला गया और उसे कहा कि वो अपनी बेटी किसी और को दे दे। हाजी ने वजह भी ना पूछी। उसने बड़े इत्मीनान के लहजे में नासिर से कहा कि तुमने फिर कभी ये अल्फाज मुँह से निकाले तो तुम्हें भिखारी बना दूंगा, तुम्हारी बहन को अगवा करा दूंगा। नासिर की एक कंवारी बहन भी है, आप हाजी को नहीं जानते।
इसे न जानने वालों को ज़रा सा भी शक नहीं होता कि इस शख्स के इशारे पर किसी का घर लुट सकता है, कोई कत्ल हो सकता है और जिस लड़की की तरफ इशारा करते वो गायब हो सकती है। नासिर भी कारोबारी आदमी है, लेकिन उसके कारोबार का दारोमदार हाजी के कारोबार पर है। नासिर की कुछ ज़मीन भी है। हाजी चाहे तो उसे काश्तकारी के मामले में भी तबाह कर सकता है। हाजी का यही खतरा उसके वास्ते काफ़ी है कि गुंडे, बदमाश, सज़ा याफ्ता और जुराइम की दुनिया के आदमी उसके हाथ में हैं। नासिर को अपनी माँ और अपनी कंवारी बहन का भी ख्याल रहता है। हाजी बड़ी आसानी से इन दोनों मस्तूरात को जलीलो ख्वार कर सकता है और इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें ऐसा गायब करा सकता है कि आप सारी उम्र इन्हें ढूंढ ना सकें। आप यहाँ बहुत पुराने हैं, मैंने कहा। क्या कोई थानेदार इसे लगाम नहीं डाल सका? ये थानेदारों को लगाम डाल लिया करता है, सब जज ने कहा। ये देख लेता है कि ये थानेदार किस फितरत का है। ये इसके मुताबिक उसे अपना मुरीद बनाता है। शराब, रुपया, पैसा, औरत, शराफत, शराफत का पर्दा, खुलूस और कुर्बानी की एक्टिंग, ये सारे ढंग खेल लेता है। आपको ये शराफत और बावकार होने की मार दे रहा है। आपने मुझ पर एहसान किया है कि मुझे उसकी ये खसलतें बता दी हैं, मैंने कहा। मैं उसे वाकई शरीफ और बावकार आदमी समझता था। सब जज ने बात आगे सुनाई। या आप समझ गए होंगे कि नासिर हाजी की बेटी को तलाक देने की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन नासिर ने एक पाबंदी और भी अपने ऊपर ले ली। ये उसका अखलाक है। उसने मेरे भाई को बताया है कि हाजी की बेटी ने अपना आप उसके हवाले कर रखा है, लेकिन उसके साथ खुद कोई बात नहीं करती। नासिर कोई भी बात करता है तो वो तवज्जो से सुनती है, सर हिलाती है, लेकिन अपनी कोई राय नहीं देती। इतने अमीर घराने की लड़की नासिर के घर में काम काज, हांडी रोटी अपने हाथ से करती है। उसने नासिर को कभी कोई ताना नहीं दिया, माथे पर कभी शिकन नहीं आने दी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट नहीं आती। उसने नासिर से वादा किया था कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आएगा। वो अपना वादा निभा रही है। वो नासिर के इशारों पर चलती है। नासिर कह ही नहीं सकता कि उसकी बीवी ने उसका फलां काम नहीं किया या उसकी किसी चीज़ को रद्द किया है, लेकिन उसका कहना है कि लड़की का दिल और उसकी रूह यहाँ नहीं। इस लड़की ने नासिर का ये ख्याल रखा कि वो शादी के बाद सिर्फ एक बार अपने माँ बाप के घर गई। इसके बाद माँ ने उसे बुलाया। माँ उसे घर ले जाने के वास्ते भी आई। नासिर ने उसे कहा कि वो थोड़ी देर के वास्ते चली जाए, लेकिन उसने नासिर से कहा कि तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नासिर ने उसे कहा कि चलो मैं भी साथ चलता हूँ। लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें उस घर में नहीं ले जाऊंगी। ये एक तरह का पागलपन नहीं, मैंने कहा। मुसलमान घरानों में तो ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ होता है, सब जज ने कहा। इंसानी फितरत को आप तो अच्छी तरह समझते हैं। बहरहाल मैं आपको जो कुछ सुना रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। नासिर ने अपनी बीवी को बीवी की बजाय साथी या दोस्त बना लिया और ये लड़की खामोश रहते हुए भी उसकी गुलाम हो गई। ये जो 1 महीना गुजरा है, इस दौरान में लड़की ने 3 मरतबा नासिर से पूछा है कि तुम मुझसे नाराज़ होगे। नासिर ने कहा कि वो नाराज़ नहीं, ना कभी होगा। कोई 3 दिन गुजरे हैं कि लड़की ने एक बार फिर नासिर से कहा कि तुम नाराज़ हो गए हो। नासिर ने झुंझुला कर कहा कि हाँ हाँ मैं नाराज़ हो गया हूँ। लड़की को जैसे बड़ा सख्त झटका लगा, उसके आंसू बहने लगे। वो चूँकि बोलती बहुत कम है, इस वास्ते ऐसी नज़रों से नासिर को देखने लगी जिनमें रहम और डर था। नासिर को रहम आ गया और उसने बीवी से कहा, कोई आदमी इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो तुमने मेरे वास्ते पैदा कर रखी है। कभी कभी ख्याल आता है कि मैं बेगैरत और डरपोक हूँ, या तुम पागल हो या हम दोनों पागल हैं। जो कुछ भी है मैंने कबूल कर लिया है। मैंने तुम्हारे जज्बात का जिस तरह पास किया है, ये इतनी बड़ी कुर्बानी है जो कोई आदमी नहीं दे सकता, लेकिन तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि कभी बता दो कि वो कौन है जिसके पास तुम्हारा दिल और तुम्हारी रूह है। लड़की थोड़ी देर नासिर को देखती रही, फिर बोली, तुम्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए, वो जिंदा तो नहीं। नासिर ने उसे कहा कि यही बता दो कि वो कौन था, कब मरा है। लड़की ने कहा कि वो मरा नहीं, उसे मारा गया है। नासिर ने कुछ गुस्से का इजहार किया कि वो इस आदमी का नाम नहीं बताती। लड़की ने कहा कि वो एक गरीब आदमी था, मेरे सिवा दुनिया में उसका कोई नहीं था। उसका नाम सुलेमान था। मेरा बाप कहता है कि सुलेमान को भेड़ियों ने चीर फाड़ दिया है। कोई नहीं जानता कि भेड़िया एक ही है और वो मेरा बाप है। नासिर ने हैरान होकर कहा,
वो सुलेमान जो हाजी साहब का मुनीम हुआ करता था? हाँ, वही मुनीम, लड़की ने कहा। उसे इस जुर्म की सज़ा दी गई है कि मैं उसे चाहती थी। वो प्यार का तरसा हुआ था। मैंने उसे प्यार दिया और मेरे बाप के कुत्तों ने उसे चीर फाड़ दिया। नासिर ने बताया कि इतना कहकर वो चिल्लाने लगी, कुत्ते कुत्ते, मेरा बाप कुत्ता है। इंसानों से प्यार छीनने वाले कुत्ते होते हैं, सब कुत्ते हैं। वो तो जैसे पागल हो गई थी। नासिर ने उसे थपक थपक कर शांत किया। फिर जाके उसे सुकून आया। नासिर ने उसे कहा कि वो दरपर्दा थानेदार को बता सकता है कि सुलेमान को कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस सबूत मांगेगी। तुम कैसे किसी को यकीन दिला सकती हो कि सुलेमान को हाजी ने कुत्तों से मरवाया है? लड़की ने कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं। बाप ने मुझे कहा था कि सुलेमान को मैं कुत्तों से मरवाऊंगा। अब थानेदार को बता भी दोगे तो क्या होगा? मेरा बाप, उसके नौकर और हर कोई फांसी चढ़ जाए। सुलेमान तो मुझे नहीं मिलेगा ना। अब नासिर बहुत परेशान है। वो आपको ये बात बताते हुए डरता है हाजी उसे भी कुत्तों से मरवा देगा। नासिर ने मेरे भाई से कहा है कि वो अपनी बीवी के वास्ते बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है। ये सिलसिला वो कब तक जारी रख सकेगा? उसकी माँ और बहन हर वक्त परेशान रहती हैं। उसकी बीवी उनके साथ भी कोई बात नहीं करती। नासिर की माँ कहती है कि ये अमीर माँ बाप की बेटी है, इस वास्ते तकब्बुर से उनके साथ नहीं बोलती। नासिर अपनी माँ और बहन की गलतफहमियाँ दूर करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन एक न एक दिन तसादुम होगा। ये आपका केस है। अगर आपने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी तो अभी ना लिखें। मैंने आपको जो सुराग दिया है इस पर तफ्तीश करें। मैंने सब जज का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे रोशनी दिखाई थी। मुझे तो पहले रोज से ही शक था कि मुनीम को भेड़ियों ने नहीं मारा, लेकिन सिर्फ शक करने से बल्कि यकीन कर लेने से ये मसला हल नहीं हो सकता था। सबूत की ज़रूरत थी। मैंने सब जज के घर से आकर उसी रात एएसआई राजेश्वर को बिठा लिया और उससे पूरी रिपोर्ट ली। उसकी रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि वो भी मेरी तरह हाजी को शरीफ आदमी और मुनीम सुलेमान की मौत का हादसा समझ रहा है। उसने मुझे तफसील से बताया कि उसने क्या तफ्तीश की है। बाग में एक माली अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसने एएसआई को बताया था कि दोनों नौकर सुबह के वक्त कुत्ते ले गए थे। उसने ये कहा कि रात को उसने भेड़ियों के भौंकने की आवाज़ें सुनी थीं। एएसआई ने और भी कई आदमियों से पूछगछ की थी। मैंने केस एएसआई राजेश्वर से ले लिया और उससे पास बिठाकर उसके साथ वारदात और तफ्तीश के हर पहलू पर तबादला ख्यालात किया। मैंने एएसआई को ना बताया कि मुझे क्या राज मिला है और इस वारदात का पस मंज़र क्या है। मैंने उसे ये तासुर दिया कि यह हादसा नहीं, कत्ल की वारदात है। हम दोनों ने जब उसे एक जुर्म कहकर आपस में बातचीत की तो हर पहलू से यह हमें जुर्म नज़र आने लगा। मैंने पहले दिन की बातें याद की। सबसे पहले याद आया कि मैंने जब खुरे और पग देखने शुरू किए थे तो ये निशान मुझे बाग की तरफ ले जा रहे थे। उस वक्त मैंने दो आदमी बाग की तरफ तेज तेज जाते देखे। वो इन लोगों में से निकल कर गए थे जो लाश को देखने के वास्ते इकट्ठे हो गए थे। फिर यही दो आदमी मवेशी खोलकर बाग से निकले और इन्हें हाँकते हुए उस रास्ते पर ले आए जिस पर खुरे थे। इस वक्त मैंने उधर तवज्जो नहीं दी थी। अब मैंने इन दो आदमियों और मवेशियों पर गौर किया तो मेरे जहन में ये सोच आई कि हाजी ने देखा कि मैं खुरे देखता हुआ बाग की तरफ जा रहा हूँ तो उसने अपने इन दो नौकरों से कहा होगा कि दौड़ कर जाओ और मवेशी इस रास्ते पर ले आओ। ये उसने खुरे मिटाने का इंतज़ाम किया था। सब जज ने मुझे बताया था कि हाजी बहुत ही अक्लमंद आदमी है, उसकी अकल तक आम इंसान नहीं पहुंच सकता। मैंने अपने जहन पर और ज़्यादा जोर दिया तो मुझको याद आया कि मैंने हाजी से पूछा था कि कुत्ते आज सुबह बाहर निकाले गए थे। हाजी ये कहकर बाग में कहीं रुपोश हो गया था कि नौकरों से पूछकर बताता हूँ। अगर वो साफ दिल होता तो किसी नौकर या माली को वहीं बुला लेता, लेकिन वो खुद गया और देर बाद वापस आया। अब मुझे शक हुआ कि उसने अपने नौकरों और माली को कोई नई हिदायत दी थी। हाजी तफ्तीश के दौरान मुझे जब भी मिला उसने सुलेमान की तारीफ़ें की। मैंने जब इन तारीफ़ों के अल्फाज पर और उसके अंदाज पर गौर किया तो मुझे ख्याल आया कि नौकर कितना ही अच्छा और दयानतदार क्यों ना हो, मालिक उसकी इस तरह तारीफ़ें नहीं किया करता। मैंने जहन पर मज़ीद जोर दिया तो मुझे हाजी की तारीफ़ों और बातों में बनावट और उसके अफसोस और गम में एक्टिंग नज़र आई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहाँ भेड़ियों के पंजों का एक भी निशान नहीं मिला था। कई
और छोटी छोटी बातें याद आईं। अब चूंकि मैं इस खूनी ड्रामे को नए जाविये से देख रहा था, इस वास्ते मुझे हाजी हर पहलू से मुजरिम नजर आया और मैंने हाजी को जलील करने का फैसला कर लिया। उसका तरीका ये इख्तियार किया कि दिन के वक्त जब बाजार में खूब भीड़ थी और आड़त की मंडी में खूब रौनक थी, मैंने उसे एएसआई, हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को साथ लिया और हाजी की दुकान पर छापा मारने के अंदाज में जा धमका। उसकी दुकान में कई लोग थे। मैंने हाजी से कुछ भी न कहा, इसे बाजू से पकड़ा और बाहर बाजार में ले आया। लोग जमा हो गए। सारे बाजार को खबर हो गई कि हाजी की दुकान पर पुलिस ने छापा मारा है। जरा सी देर में सैकड़ों तमाशाइयों का हुजूम हो गया। मैं चाहता था कि सारा शहर तमाशा देखे। मैंने एएसआई से कहा कि इसे हथकड़ी लगा लो। एएसआई आगे बढ़ा तो हाजी पीछे हटने लगा। मैंने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा। उसका रंग उड़ गया और वो दबी दबी जबान में कह रहा था कि मैं भागूंगा नहीं, हथकड़ी ना लगाओ, तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरी इज्जत का ख्याल करो। वो हथकड़ी नहीं लगाने दे रहा था। उसने बोली देनी शुरू कर दी। 1000 नकद दूंगा, 1500, 2000। और उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसी चीज पेश करूंगा जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं इस चीज का मतलब समझता था। हमने उसे हथकड़ी लगा ली। थाने का रास्ता एक और तरफ से भी था, लेकिन उसे पूरी तरह जलील करने के वास्ते मैं उसे बाजार में से गुजार कर ले गया। उसे इस तरह जलील करने से मेरा मतलब ये था कि उसके नौकरों चाकरों के दिमाग से ये बात निकल जाए कि हाजी कोई बहुत बड़ा आदमी है। हाजी को गिरफ्तार करने का इक़दाम मेरी दिलेरी थी। इसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था। ऐसे सरकर्दा आदमी की गिरफ्तारी से पहले मुझे अच्छी तरह सोच लेना चाहिए था। शहर वालों के लिए हाजी की गिरफ्तारी एक हैरान कुन और नाकाबिले यकीन वाक़या था। थाने में पहुंचे तो मैंने उसे हवालात में बंद कर दिया। उसने मुझ पर रोक डालने की कोशिश की और मिन्नत समाजत भी की और मुझे बहुत सारी रिश्वत भी पेश की। मैंने उसके साथ कोई बात ही न की। एएसआई से कहा कि वह हाजी के उन दोनों नौकरों को जो कुत्ते बाहर ले गए थे और माली और उसकी बीवी को भी थाने ले आए और इन्हें थाने तक डराता रहे। इन्हें कहे कि हाजी गिरफ्तार हो चुका है और अब वो कभी इनका मालिक नहीं बन सकेगा। वो फांसी के तख्ते पर या सारी उम्र के लिए जेल में जा रहा है। मैंने थाने के तमाम अमले को इकट्ठा करके कहा कि हाजी किसी को पैगाम भेजने के लिए या कोई और काम करने के लिए पैसे पेश करेगा। अगर किसी ने हाजी की कोई दरपर्दा मदद की, उसे मैं आनत जुर्म में गिरफ्तार कर लूँगा। एक जवान और अच्छी शक्ल सूरत वाला आदमी थाने में आया और अपना तारुफ कराया। मैं हाजी साहब का दामाद हूँ। मेरा नाम नासिर है। मैं हाजी साहब की बाबत मालूम करने आया हूँ। क्या थाने से इन्हें जमानत पर रिहा करवाया जा सकता है? ये मशवरा किसी वकील से लेना था। मैंने आप ही से पूछना बेहतर समझा है। उसने कहा, अगर गलती की है तो माफ़ी चाहता हूँ। पुलिस और थाने से लोग डरा करते हैं। नासिर के चेहरे पर मुझे डर नजर न आया। इसका बोलने का तरीका इतना पुख्ता था कि इसके मुतालिक सब जज ने मुझे जो कुछ बताया था वो सही मालूम हुआ। नासिर भाई, मैंने उसे कहा, हाजी साहब को मैंने दफ़ा 302 यानी कत्ल के जुर्म में पकड़ा है। इसकी ज़मानत हाई कोर्ट से भी नहीं हो सकेगी। मैंने उसे बिठा लिया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम दिल से नहीं चाहते कि हाजी ज़मानत पर रिहा हो। तुम इसलिए आए हो कि लोग ये ना कहें कि दामाद ने अपने ससुर के वास्ते कुछ नहीं किया। तुम्हारी बीवी खुश होगी कि उसका बाप पकड़ा गया है। वह हैरान सा होकर मुझे देखने लगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है नासिर, मैंने कहा। तुमने अच्छा किया है कि खुद ही आ गए हो। मुझे मालूम है कि तुम जानते हो कि सुलेमान को भेड़ियों ने नहीं, हाजी के कुत्तों ने मारा है। तुम्हारी बीवी तो और ज़्यादा अच्छी तरह जानती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो थोड़ी देर के लिए मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, नासिर ने कहा। लेकिन दामाद और सगी बेटी हाजी साहब के खिलाफ गवाह बने तो बिरादरी और दूसरे लोगों में हमारी क्या हैसियत रह जाएगी? गवाह नहीं बनाऊंगा, मैंने कहा। मुझे तुम्हारी गवाही की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारी बीवी को भी मैं गवाह नहीं बनाऊंगा। तुम दोनों मुझे रास्ता दिखाओ। अगर कहो तो मैं रात को वर्दी के बजाय प्राइवेट कपड़ों में तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं बीवी के साथ बात कर लूँ। ज़रूर करो, मैंने कहा, लेकिन ये ख्याल रखना कि मुझे
कुछ ना बताओगे तो मैं तुम्हें शहादत छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ। और मैं तुम्हें यह भी बता दूँ कि अब तुम्हारा ससुर तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने के वास्ते बाहर नहीं आ सकेगा। उसकी गुंडागर्दी ख़त्म हो चुकी है। उसने मुझे उसी वक्त वो बात बता दी जो सब्जत के भाई को सुना चुका था। मुझे ये शख्स अब तक याद है, उसका चेहरा और उसका एक एक लफ्ज़ याद है। इस किस्म के आदमी मामूली किस्म के लोग नहीं हुआ करते, सारी उम्र याद रहा करते हैं। उसने सब्जत के भाई को अपनी बीवी के मुतालिक अपना जो रवैया सुनाया था वो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन आप इस रवैये को तसव्वुर में नहीं ला सकते। नासिर ने जब अपना ये रवैया मुझे सुनाया तो मैंने देखा कि वो अपने ससुर के डर से अपनी बीवी के साथ इस किस्म का बर्ताव नहीं करता था जो कि वो करना चाहता था। आप मुझे डरपोक कहेंगे, उसने मुझे कहा, आप मुझे बेगैरत भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इस लड़की की दिल से कदर करता हूँ कि उसने जिससे मोहब्बत की, उसके मरने के बाद भी उसे ज़िंदा रखा और अपने खाविंद को धोखे में रखने की बजाय या खाविंद के साथ झूठी मोहब्बत करने की बजाय और छुप छुप कर आंसू बहाने की बजाय खाविंद को दयानतदारी से कह दिया कि मेरा सरापा तुम्हारा है, दिल और रूह कहीं और है। मैं अपने आप को गैरतमंद समझता हूँ कि इस लड़की की वफा का गला नहीं घोट रहा। क्या तुम सारी उम्र अपनी बीवी के साथ यही रवैया रखोगे? मैंने कहा, नहीं रख सकोगे नासिर। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, तुम्हारे ससुर को शायद सजाए मौत नहीं मिलेगी, उम्र कैद ज़रूर मिलेगी। तुम दूसरी शादी कर लेना। इस तरह कैसे उम्र कटेगी यार? ससुर मेरा आज मर जाए, मैं इसकी बेटी को इसी तरह से अपने साथ रखूँगा। नासिर ने कहा, मेरी एक बात लिख लें, मैं मामूली सा पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास कोई उल्टा सीधा इल्म नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि नासिर तुझे तेरा अल्लाह सिला देगा। यही लड़की मुझे कहेगी कि ये ले नासिर, मेरा दिल और मेरी रूह ये सब तुम्हारा है। मैंने बड़ी अजीब अजीब लोग देखे हैं। थाने में जब किसी को बुलाया जाता है तो वो और भी ज़्यादा अजीब हो जाता है, लेकिन नासिर जैसा आदमी मैंने एक ही देखा है, यह नासिर ही था। मुझे उसकी बीवी से भी मिलना था, तफ्तीश के वास्ते उसकी मुलाकात ज़रूरी थी। उसी से मैं मालूम कर सकता था कि उसे किस तरह पता चला था कि सुलेमान को हाजी ने कुत्तों से मरवा दिया है। ये तो सरकारी मुलाकात थी। मैं वैसे भी इस लड़की के साथ बातें करना चाहता था। नासिर से कहा कि वो इनकारी तो नहीं हो जाएगी, कि उसे कुछ भी मालूम नहीं। नासिर ने कहा कि वो कुछ भी नहीं कह सकता, मैं खुद ही उससे बात करूं। इस दौरान हाजी के दोनों नौकर, उसका माली और माली की बीवी आ गए थे। मैंने नासिर को घर भेज दिया। अब मसला यह था कि मैं नौकरों और माली वगैरह से कहलवा सकता था कि सुलेमान को हाजी ने मरवा दिया है, लेकिन सबूत क्या पेश करूँगा? हाजी खुद इकबाल जुर्म कर लेता तो भी सबूत और शहादत की ज़रूरत थी। मैंने सबसे पहले ये काम किया कि दोनों नौकरों, माली और उसकी बीवी को हवालात के सामने ले गया और सलाखों में से इन्हें दिखाया कि इनका आका हाजी हवालात में बैठा है। हाजी मुझको देखकर सलाखों से आट लगा और बाही तबाही बकने लगा कि मैंने उसे बगैर किसी जुर्म के बंद कर दिया है और मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो चालाक और अक्लमंद आदमी था। अपने नौकरों को देखकर वो मुझ पर रौब कस रहा था। मैं अकेला होता तो वो मिन्नत समाजत करता और मुझे रिश्वत पेश करता। उसके नौकरों ने अपने मालिक को हवालात में देखा तो उनके रंग उड़ गए। मैंने हाजी के साथ कोई भी बात न की। नौकरों को वहाँ से हटाकर उनसे कहा कि तुमने अपने मालिक को देख लिया है, ये सीधा फांसी के तख्ते पर जा रहा है, ये ज़मानत पर रिहा नहीं होगा। अब ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके डर से अगर अब भी झूठ बोलोगे तो उसी के साथ बंधे जाओगे और वहीं जाओगे जहाँ ये जा रहा है। सच बोलोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मैं माली को अपने दफ्तर में ले गया और दूसरों को बाहर बिठा दिया। माली अधेड़ उम्र था। मैंने उसके साथ बातें की जिनका ताल्लुक केस के साथ नहीं था। मैंने देखा कि ज़हनी तौर पर होशियार आदमी है, बड़ी पुख्ता ज़बान में बोलता था। मैंने उसे कहा कि वो खुद ही सच बोलेगा या मुझे सच बुलवाना पड़ेगा। सच क्यों नहीं बोलूँगा हुजूर, उसने कहा, लेकिन मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, मेरा इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर इन्होंने कुछ किया है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो इनके साथ नहीं था। क्या किया है इन्होंने? मैंने कहा, मुझे तो मालूम ही नहीं कि इन्होंने कोई गलत हरकत की है। यही हुजूर, वो घबराने लगा, ये कुत्तों और भेड़ियों की कोई बात थी। छोटे थानेदार साहब हमें साथ लाए तो कहते रहे कि मुनीम को कत्ल किया गया है,
तुम लोग सच बोलना वरना रगड़े जाओगे, कुरान पाक की कसम है हुजूर। मेरे सवालों के जवाब देते हुए उसने बताया कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ बाग में रहता है और उसका मकान कुत्तों के डरबे के करीब है और रात को कुत्तों की हल्की सी आवाज़ भी उसके मकान में सुनाई देती है। अब सच बताओ कि जिस रात मुनीम मारा गया था उस रात कुत्ते बाहर किस वक्त ले जाए गए थे? सुबह के वक्त, उसने जवाब दिया। मैंने इसकी बीवी को अंदर बुलाया और उससे पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं। उसने 3 बताए, एक भी 1 साल का था। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे जेल में बंद कर दूं और उसके बच्चे बाहर रोते बिलबिलाते और भूखे मरते रहें तो उसे कैसा लगेगा? वो माँ थी, उसके चेहरे पर अंदर के शदीद दर्द का तासुर आ गया और उसकी आंखों में आंसुओं की नमी आ गई। मैंने उसे कहा कि वो अपने बच्चों के साथ रह सकती है, शर्त यह है कि झूठ न बोले। मुझे बताओ उस रात कुत्ते किस वक्त डरबे से निकाले गए थे? उसका खामिद बोल पड़ा, मैं कह रहा हूँ ना जी, सुबह के वक्त। मैं उसके पहलू में खड़ा था, वो बेंच पर बैठा हुआ था। मैंने उसके कान पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो फर्श पर जा पड़ा। उसकी बीवी से कहा कि वो मुझे सही जवाब दे। कुत्ते रात को डरबे से निकाले गए थे, उसने खौफ से दबी हुई आवाज़ में कहा। इन लोगों के पास घड़ियां तो थी नहीं कि मैं सही वक्त मालूम करता। वक्त का अंदाज़ा करने के लिए मैंने बहुत से सवालात किए तो पता चला कि माली और उसकी बीवी अभी सोए ही थे कि उनकी आंख खुल गई। माली ने बीवी से कहा कि मैं देख आऊं, कुत्ते क्यों शोर कर रहे हैं। माली ने वापस जाकर बीवी को बताया कि ताजा और बशीरा चारों कुत्तों को कहीं ले गए हैं। अब तुम बताओ, मैंने माली से कहा। हवालात में बिठा दूं? उसकी आंखें मुझ पर इस तरह जम गईं जैसे वो मर गया हो। मैंने पूछा, वो कितनी देर बाद वापस आए थे? मेरे हिसाब में वो 2 घंटों बाद आए थे, उसने जवाब दिया। मैं सो गया था, कुत्तों की आवाज़ पर जागा और बाहर निकल आया। मेरा ख्याल ये था कि हाजी साहब भी शायद साथ हों, वो रात के शिकार पर गए होंगे, लेकिन हाजी साहब साथ नहीं थे। मुझे 2 सवालों के जवाब दो, मैंने कहा। वापस आकर उन्होंने कुत्तों को नहलाया था? तुम्हें उन्होंने कहा था कि किसी को बताना नहीं कि कुत्ते बाहर ले जाए गए थे? इसके अलावा इस मामले में जिस किसी ने तुम्हें कोई भी बात कही हो वो बता दो। उसने जवाब दिया कि उन्होंने कुत्तों को नहलाया था और उसने भी उनकी मदद की थी। उन्होंने उसे कहा था कि हाजी साहब के सिवा किसी को ना बताना। मेरे पूछने पर उसने बताया कि रोशनी नहीं थी, वो अपनी लालटेन जलाकर बाहर लाया था। कुत्तों के मुंह लाल थे। माली ने उसे शिकार का खून समझा था। अगले रोज़ जब आप बाग में आए थे, उस वक्त मैं बाग के उस कोने में काम कर रहा था। उसने कहा। हाजी साहब आए और मुझे और मेरी बीवी से कहा कि थानेदार या कोई और पूछे कि कुत्ते किस वक्त बाहर ले जाए गए थे तो कहना कि सुबह के उजाले के वक्त। आपको याद होगा कि मैंने हाजी से पूछा था कि कुत्ते बाहर ले जाए गए थे, तो वो ये कहकर दौड़ पड़ा था कि नौकरों से पूछकर बताता हूँ। वो ज़्यादा देर लगाकर वापस आया था। वो माली और उसकी बीवी को हिदायत देता रहा था। अब माली ने इसकी तस्दीक कर दी और उसने ये भी बता दिया कि हाजी साहब ने उसे 50 रुपये इनाम दिया था। इसे आजकल के 500 रुपये समझ लें। इनाम के साथ उसे हाजी साहब और दोनों नौकरों की तरफ से बड़ी खौफनाक धमकियां भी मिली थीं। दोनों नौकरों में से मैंने ताजे को बुलाया, माली और उसकी बीवी को बाहर बिठा दिया। उसने भी हाजी को जो हवालात में देखा था। उसका दमखम टूट चुका था। मुझे ज़्यादा सवाल जवाब ना करने पड़े। उसने कहा कि हम तो हुक्म के बंदे हैं, जो हुक्म मिला वो पूरा किया और इनाम ले लिया। आदमी तो हमारे हाथों मरवाया गया है, अब मरेंगे तो हम मरेंगे। हाजी साहब दे दिलाकर बरी हो जाएंगे। मुझे इस शख्स पर रहम ना आया। वो सज़ा याफ्ता तो नहीं था, लेकिन पक्का बदमाश था। अपने मुतालिक उसने सब कुछ बता दिया। हाजी की सारी करतूत बताई। शहर की जिन औरतों के साथ हाजी के ताल्लुकात थे उनके नाम बताए। गुंडे, बदमाश और आदि मुजरिम हाजी के हाथ में थे वो भी बताए। और उसने सुलेमान के कत्ल की कहानी इस तरह सुनाई कि वारदात से 1 रोज़ पहले हाजी ने उसे और बशीरे से कहा कि मुनीम को वो एक रात उनके साथ ये कहकर भेजेगा कि तुम तीनों रात को कुत्ते लेकर फलां गांव को रवाना हो जाओ और हाजी सुबह आएगा। वहाँ फलां आदमी के साथ शिकार को जाएंगे। रास्ते में ताजा और बशीरा कुत्तों को मुनीम के पीछे डाल देंगे और उसे मरवा देंगे।
दूसरे दिन हाजी ने फिर ताजे बशीरे और मुनीम को बुलाकर उस गांव का और गांव के एक आदमी का नाम बताकर कहा, रात खाना खाकर तुम चारों कुत्तों को साथ लेकर चल पड़ना और उस आदमी के घर पहुंच जाना। वो तुम्हारे इंतजार में होगा। तुम 2-2.25 घंटों में पहुंच जाओगे। बाकी रात वहां आराम करना। मैं सुबह मुंह अंधेरे आ जाऊंगा। इस आदमी के साथ हिरणों के शिकार के लिए जाना है। ताजे ने बयान देते हुए कहा। मुनीम सुलेमान ने हंसकर कहा कि हाजी साहब, मैं कभी शिकार पर नहीं गया, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हाजी साहब ने उसे बड़ी मोहब्बत से कहा कि सुलेमान, अब मैं हर जगह तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। घर का और दुकान का कारोबार तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा हक है कि खेल कूद में भी तुम्हें साथ रखूँ। सुलेमान बहुत खुश हुआ कि हाजी साहब उस पर इतने ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं। हाजी साहब उस पर पहले ही बहुत मेहरबान थे। हमने हाजी साहब के बड़े ख़तरनाक काम किए हैं और उनका हर राज हमारे पास है, लेकिन मुझे और बशीरे को हाजी साहब के घर के दरवाजे पर खड़े होने की भी इजाज़त नहीं थी। सिर्फ सुलेमान था जो उनके घर जब चाहता चला जाता और जितनी देर चाहता वहीं रहता था। वो हवेली के ही एक कमरे में रहता था जिसका दरवाज़ा गली में खुलता था और एक दरवाज़ा अंदर की तरफ था। न मुझे मालूम है न बशीरे को कि सुलेमान का कसूर क्या था, बस उसे कुत्तों से मरवाना था। मेरा ख्याल है कि सुलेमान और अपनी छोटी बेगम पर हाजी साहब को शुबा हो गया था। इनकी छोटी बेगम जवान है, सुलेमान बड़ा खूबसूरत जवान था, यही वजह हो सकती थी। वैसे तो सुलेमान बड़ा शरीफ और बरखुरदार नौजवान था। शाम को हमने सुलेमान को अपने साथ रोटी खिलाई और गपशप लगाते रहे। सुलेमान हमसे पूछता रहा कि शिकार पर क्या होता है। मैं और बशीरा इस इंतज़ार में थे कि लोग सो जाएं और पैदल सफ़र करने वालों का वक्त गुजर जाए। कुत्तों के रखवाले हम दोनों हैं। शाम को हमने कुत्तों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। जिस तरह भूख से इंसान को गुस्सा आता है, इसी तरह कुत्ते भूखे हों तो मालिकों को भी काटने को दौड़ते हैं। हाजी साहब के कुत्ते बड़े खूंखार हैं, कोई अजनबी इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। हम सुलेमान को साथ लेकर चल पड़े और ऐसी बातें करते गए जिनसे सुलेमान बहुत खुश होता था। हम उसे बाग में ना ले गए, बाहर से आगे निकल गए। सुलेमान से कहा कि वो आगे चलता चले और हम कुत्ते ले आते हैं। उसे कुछ भी शक न हुआ, चलता गया और मैं और बशीरा बाग में चले गए और कुत्ते ले आए। ये कुत्ते मेरे और बशीरे के इशारों पर काम करते हैं। हम सुलेमान तक पहुंच गए। उसे कहा कि चलो ज़रा दौड़ लगाएं, कुत्ते सुस्त हो गए हैं। हम दोनों ने 2-2 कुत्ते पकड़े हुए थे। कुत्ते भूखे थे, इसलिए बेचैन और बेकाबू हो रहे थे। हम दौड़े और सुलेमान 3-4 कदम आगे हो गया। बुलडॉग बशीरे के पास था। उसने कुत्ते को सुलेमान की तरफ इशारा दिया और मुंह से एक मखसूस आवाज़ निकाली। उसने कुत्ते की जंजीर पट्टे से अलग कर दी। खूंखार कुत्ता दौड़ा और सुलेमान की रान मुंह में ले ली। सुलेमान चीखने चिल्लाने लगा। मैंने कहा, भागो सुलेमान, खड़े न रहो। ये मैंने इसलिए कहा था कि वो भागेगा तो कुत्ता उसे शिकार समझकर उस पर टूट पड़ेंगे। उसने भागने की कोशिश की तो हमने बाकी 3 कुत्तों को भी छोड़ दिया। बुलडॉग पहले ही सुलेमान को पकड़े हुए था। बाकी कुत्तों ने उसे शिकार समझा और कुछ देर बाद चारों ने सुलेमान की वो हालत कर दी जो आपने दूसरे दिन जाकर देखी। हमने कुत्तों को बड़ी ही मुश्किल से जंजीरें डाली। ये तो सुलेमान को खा रहे थे। हाजी साहब ने कहा था कि काम सही हो जाए तो वापस आकर कुत्तों को नहला देना ताकि खून का निशान बाकी ना रहे। हमने वापस लाकर पहले कुत्तों के आगे दूध रखा, फिर खाने के लिए दिया। इन्हें चैन आ गया तो माली को साथ लेकर इन्हें खूब नहलाया। एक बात बताओ, मैंने अपनी अकल का इम्तहान लेने के लिए कहा। दूसरे दिन जब मैं लाश के करीब से खुरे और कुत्तों के पंजों के निशान देखता देखता बाग की तरफ जा रहा था तो तुम दोनों बाग में चले गए और वहां से मवेशी खोलकर इसी रास्ते पर उन्हें हाँक लाए थे। क्या तुम्हें हाजी ने कहा था कि दौड़कर जाओ और मवेशियों को इधर लाओ? ऐसे ही हुआ था, उसने जवाब दिया। हाजी साहब आपको देख रहे थे, हम तमाशाइयों में खड़े थे। उन्होंने बशीरे के कान में कहा था कि बाग में जाओ और मवेशी खोलकर इस रास्ते पर ले आओ और आगे नदी में ले जाना ताकि कोई शक न रहे। जनाब, हाजी साहब को अल्लाह ने हम सबसे ज़्यादा अकल दी है। मेरी राय यह है कि अकल अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन इसमें ख़तरा भी है। बाज़ आदमी अपने आप को इतना अक्लमंद समझ लेते हैं कि अपने हर काम और अपनी हर बात को सही कहते हैं। ऐसे आदमी अक्सर नुकसान उठाते हैं।
दूसरे वो लोग हैं जिन्हें खुदा आम इंसानों की निस्बत ज़्यादा अकल दे देता है और वो अकल को शैतानी कामों में इस्तेमाल करते हैं। एक ना एक दिन यही अकल इनको वैसे ही सर के बल गिराती है जैसे सिपाही ग्रेनेड फेंकने गए तो फेंकने से पहले ही ग्रेनेड उसके दाहिने हाथ में फट जाए। बशीरे को बुलाया, उसने मुझे भटकाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सिर्फ 2 बातें की तो उसने सर झुका लिया। फिर उसने बयान दे दिया। मामूली सी 2-3 बातों के सिवा उसका बयान ताजे के बयान से मिलता था। इन दोनों को मैंने हिरासत में ले लिया, लेकिन हाजी से बात करने से पहले मैंने उसकी बेटी नासिर की बीवी से मिलना ज़रूरी समझा। मुझे मुकदमा मजबूत करने के लिए अभी बहुत कुछ चाहिए था। शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। मैंने वर्दी उतारी, अपने कपड़े पहने और नासिर के घर चला गया। नासिर की बीवी मेरे सामने आ गई। मैंने उससे पूछा कि वो नासिर के बगैर मेरे साथ बात करेगी। वो तैयार हो गई और नासिर उसे मेरे पास छोड़कर अंदर चला गया। वो सही मायनों में खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उदास। नासिर ने तुम्हें बता दिया होगा कि हाजी साहब हवालात में बंद हैं। मैंने कहा, उसका तुम्हें ज़रूर अफसोस होगा। अगर मुकदमा साबित हो गया तो ज़रूरी नहीं कि इन्हें सज़ाए मौत हो सकता है कि उम्र कैद भी ना हो, क्योंकि कत्ल करने वाले दूसरे हैं। अगर मेरे बाप को सज़ाए मौत ना हुई तो मुझे अफसोस होगा। उसने कहा, क्या आपके कानून में ऐसी सज़ा नहीं कि कातिल ने जिस तरह किसी को कत्ल किया है उसे उसी तरह मौत की सज़ा दी जाए? मेरे बाप को आप उसके कुत्तों से उसी तरह नहीं मरवा सकते जिस तरह उसने सुलेमान को मरवाया है। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। कहने लगी, मैं अपने बाप की लाश के टुकड़े देखने को बेचैन हूँ। मैंने कुछ बातें करके उसके जज्बात की तस्कीन की। मुझे फ़ायदा ये हुआ कि उसके जज्बात से मैं पहले ही वाकिफ़ हो चुका था। इसके मुताबिक बातें करके मैंने उसे अपने हाथों में ले लिया। इसमें ज़रा झेप रह गई थी, वो भी ख़त्म हो गई। तुम्हें किस तरह पता चला था कि तुम्हारे बाप ने सुलेमान को कुत्तों से मरवाया है? उसने बड़ी लंबी आह भरी और कहने लगी, नासिर ने बताया है कि उसने आपको सारी बातें बता दी हैं। मेरे और उसके जो ताल्लुकात हैं वो भी उसने आपको बता दिए हैं। ये शख्स अगर मुझे कहेगा कि जलते हुए तंदूर में खड़ी हो जाऊं, तो खुदा की कसम मैं तंदूर में खड़ी हो जाऊंगी, मुस्कुराऊंगी सी भी नहीं करूंगी। लेकिन इस वक्त तो वो तुम्हारे कहने पर जलते तंदूर में खड़ा है। मैंने कहा, वो मुस्कुरा रहा है, सी नहीं कर रहा। ये बात की बातें हैं, पहले सुलेमान के कत्ल की बात हो जाए तो अच्छा है। मैं कह रही थी कि नासिर ने आपको सब कुछ बता चुका है। उसने कहा, मेरा बाप जिस तरह सुलेमान का दुश्मन हुआ था, ये सारी कहानी मुझे सुनानी पड़ेगी। मैंने खुद तो सुलेमान को कत्ल होते नहीं देखा। सुलेमान हमारे घर में आया तो मासूम और बड़ा ही भोला सा लड़का था। मेरे बाप ने मुझे और मेरी अम्मी को बताया कि ये यतीम है और अपने चचा के जुल्म से भाग आया है। सुलेमान की आंखों में आंसू थे। मैं नहीं बता सकती कि मुझे क्या हो गया था। अगर मेरा बाप और अम्मी वहाँ ना होते तो मैं सुलेमान के आंसू अपने दुपट्टे से साफ कर देती। मेरे दिल से आवाज़ आई कि ये लड़का मेरा सारी उम्र का साथी है। मेरा दिल शायद कमज़ोर था। मेरे दिमाग में बहुत से ख़यालात आए। एक मैं थी कि बाप और माँ का सारा प्यार सिर्फ मुझे मिला था, और एक ये खूबसूरत लड़का था जिससे प्यार छीन लिया गया था। एक मैं थी जो अपनी बड़ी सी हवेली में रहती थी, और एक सुलेमान था जिसका कोई घर घाट था ही नहीं। आप इन बातों को समझते जानते होंगे। मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं सुलेमान की रूह बन गई या उसकी रूह मेरे जिस्म में आ गई। सुलेमान को अब्बू ने ऐसी नौकरी दे दी कि वो घर आ जाता था और दुकान पर भी काम करता था। अब्बू ने उसे हवेली का ही एक कमरा दे दिया। सुलेमान ने जब अच्छे कपड़े पहने, उसे अच्छा खाने को मिला और मेरे बाप का और मेरी माँ का और मेरा प्यार मिल गया तो उसका रंग रूप खिल उठा। मैंने उसे शहज़ादा कहना शुरू कर दिया। सबके सामने उसे सुलेमान कहती थी और तन्हाई में शहज़ादा। उसके साथ तन्हाई की मुलाकातें फ़ौरन शुरू हो गई थीं। फ़ौरन ही समझ लें, उसने कहा। वो डरता था, कहता था कि ये अमानत में खयानत है। मैंने उसका डर दूर कर दिया था। हमारा प्यार पाक था। मैं तो इतनी दिलेर हो गई थी कि कभी कभी रात को जब सब सो जाते थे तो मैं उसके कमरे में चली जाती थी। वो ईमान का पक्का था। पहले तो वो डरता रहा था, जब उसके दिल से डर निकल के मोहब्बत पैदा हुई तो वो ईमान का और भी ज़्यादा पक्का हो गया। आप शायद इस मोहब्बत का मतलब भी नहीं समझ सकते।
میں اس لڑکی کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا، میں اس کے لہجے اور انداز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی یقیناً نارمل نہیں تھی۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں اور آہستہ آہستہ اس طرح بول رہی تھی جیسے وہ اکیلی بیٹھی اپنے آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہو۔ اگر میں صحیح بیان کر رہا ہوں تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہم تصور بناتے اور اسے دیکھتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو تصور فلم کی طرح نظر آ رہا تھا اور بول بھی رہا تھا اور وہ لطف حاصل کر رہی تھی۔ وہ اسی لہجے اور انداز سے سناتی رہی۔ وہ اور سلیمان صحیح معنوں میں جسم اور روح بن گئے۔ ایک روز حاجی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ وہ سلیمان کے کمرے میں جاتی ہے اور سلیمان اسے تنہائی میں ملتا ہے۔ بیٹی نے بڑی دلیری اور خود اعتمادی سے کہا، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ غلط نہیں، لیکن آپ کی عزت پر حرف نہیں آئے گی۔ سلیمان نمک حرام نہیں۔ باپ اس روز تو چپ ہو گیا۔ 3-4 دنوں بعد لڑکی کو ماں نے کہا، تمہارے ابو پریشان ہیں کہ تم سلیمان کو اپنا نوکر نہیں سمجھتی اور تم نے اسے کوئی اور ہی درجہ دے دیا ہے۔ بیٹی نے ماں کو صاف کہہ دیا کہ سلیمان کو ملے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتی۔ خاندان کی عزت کا اسے پورا احساس ہے۔ ماں نے دنیا دیکھی تھی، وہ بیٹی کا مطلب سمجھ گئی اور بیٹی کو سمجھانے لگی کہ اس محبت کا انجام وہ نہیں ہوگا جو اس نے سوچ رکھا ہے۔ بیٹی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ کے پیار نے اسے خود سر بھی بنا دیا تھا۔ اس نے ماں کو تسلی دی لیکن اس کی نصیحت پر توجہ نہ دی۔ 5-6 سال گزر گئے تھے۔ لڑکی نے مجھے بتایا، اب نہ مجھے کسی کی نصیحت کی پرواہ تھی نہ سلیمان کو۔ میں نے سلیمان سے کہہ دیا تھا کہ میرے باپ نے تمہیں نوکری سے نکالا تو سمجھ لو کہ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں تمہارے ساتھ نکل چلوں گی۔ اب سلیمان ہوشیار ہو گیا تھا۔ ایک روز سلیمان نے مجھے بتایا کہ چھوٹی بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ 3 سال پہلے میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی۔ اس دوسری بیگم کی عمر اب 25-26 سال ہے۔ میرے باپ کی عمر آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس جوان عورت نے سلیمان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ سلیمان نے مجھے بتایا کہ میری سوتیلی ماں نے اسے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی لیکن سلیمان اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس کے بعد میری سوتیلی ماں جو اپنے آپ کو چھوٹی بیگم کہلاتی تھی میری اور سلیمان کی دشمن ہو گئی۔ میں سلیمان سے ملتی رہی۔ ہم اکیلے بیٹھتے تو دنیا کو اور تمام خطرات کو بھول جایا کرتے تھے۔ 2-3 مہینے پہلے باپ نے میری منگنی کر دی۔ میں نے ناصر کو جو میرا منگیتر تھا ایک عورت کی زبانی پیغام بھیجا کہ میں اسے قبول نہیں کروں گی، بہتر ہے کہ وہ میرا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دے ورنہ وہ ساری عمر کے لیے خوشیوں سے خالی رہ جائے گا۔ یہاں سے ہمارے لیے حالات بہت خراب ہو گئے۔ چھوٹی بیگم میرے باپ کو میرے اور سلیمان کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ ناصر کہیں کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی نہیں کرے گا، لیکن میرے باپ نے اسے دھمکی دے کر میرے ہی رشتے پر قائم رکھا۔ اس عجیب و غریب لڑکی نے بڑی لمبی کہانی سنا دی جو مختصر الفاظ میں اس طرح ہے کہ اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ وہ ناصر کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ ادھر سوتیلی ماں نے حاجی کو لڑکی کے خلاف پہلے سے بھی زیادہ بھڑکانا شروع کر دیا۔ حاجی چھوٹی بیگم کی زیادہ سنتا تھا اور لڑکی کی ماں یعنی کہ پرانی بیوی کی طرف تو توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ سلیمان نے ایک روز لڑکی کو بتایا کہ رات کو جب سب سو گئے تھے چھوٹی بیگم اس کے کمرے میں چلی گئی اور اسے کہا کہ تم میری محبت اور دوستی کو قبول کر لو اور حاجی کی بیٹی کے ساتھ تعلق توڑ دو۔ سلیمان نے کمرے سے بھاگ کر اس سے جان چھٹائی۔ قتل سے 10-12 دن پہلے حاجی نے اپنی بیٹی سے کہا، سلیمان کا خیال دل سے نکال دو، یہ بدمعاش بنتا جا رہا ہے، اس نے چھوٹی بیگم کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سدھرتا ہے یا نہیں، میں اسے موقع دے رہا ہوں۔ لڑکی کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، آپ اسے نوکری سے جواب دے دیں، وہ کہیں اور چلا جائے گا، آپ اپنی چھوٹی بیگم کو سنبھالیں، وہ سلیمان کی عزت پر ہاتھ ڈال رہی ہے اور میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہی ہوں کہ میں ناصر کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس پر باپ بیٹی میں بہت جھگڑا ہوا۔ باپ نے بیٹی سے کہا، تم ایک یتیم اور غریب کا خون میرے ہاتھوں کرانا چاہتی ہو، میں سلیمان کو کتوں سے پھڑوا دوں گا۔ لڑکی نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، میں اسے دھمکی سمجھتی رہی، اگر ذرا سا بھی شک ہوتا تو میں سلیمان کو گھر سے بھگا دیتی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک صبح اطلاع ملی کہ سلیمان کو بھیڑیوں نے چیر پھاڑ دیا ہے۔ میری جو حالت ہوئی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میری امی بھی اس روز روتی رہی تھی، چھوٹی بیگم مسکراتی اور ہنستی رہی۔ دن کے اوقات میں وہ میرے پاس آئی اور نرم سی آواز میں اس نے مجھے کہا، دیکھ لیا تم نے، اپنی ماں سے کہنا میرے خلاف زبان بند کر لے ورنہ
माँ बेटी भी इसी तरह चीरी फाड़ी जाओगी। मैं कुत्तों को भेड़िए बना सकती हूँ। मैं उसका इशारा समझ गई। ये तो मैं पहले ही समझ गई थी कि सुलेमान को कुत्तों से मरवाया गया है। छोटी बेगम ने इसकी तस्दीक कर दी। फिर मुझे चुप लग गई। मैंने अपने बाप से कुछ भी न कहा और इसी खामोशी में मेरी शादी हो गई। नासिर के साथ शादी करके उसका जो रवैया रहा वो आप नासिर के बयान में सुन ही चुके हैं। अब वो नासिर को अपना पीर व मुर्शिद समझती थी। उसके बयान से मुझे उसकी और नासिर की पाक मोहब्बत का सबूत मिला। ऐसी कोई बात न मिली जो मेरा मुकदमा मजबूत करती। ये तस्दीक हुई कि हाजी ने सुलेमान को कुत्तों से मरवाया है। किसी गवाह के ये अल्फाज कि कातिल ने उसे कहा था कि फलां को कत्ल कर दूंगा, कातिल को सज़ा नहीं दिला सकते। मैं नासिर के घर से निकला तो रात बहुत गुजर गई थी। मेरी तवज्जो इस पर होनी चाहिए थी कि मुकदमा किस तरह मजबूत करूं। मौके का कोई गवाह नहीं था, कोई आला कत्ल न था। कुत्तों को शहादत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ताजे और बशीरे के इकबाली जुर्म में यह खतरा था कि वो सेशन कोर्ट में जाकर अपने बयानात से मुनहरिफ हो सकते थे। मैं जज्बात में उलझा हुआ था। मेरे दिल और दिमाग पर यह लड़की छाई हुई थी। छोटी बेगम भी औरत ही थी। उसे हाजी ने पहले बता दिया होगा कि वो सुलेमान को किस तरह मरवाएगा। मुझे ख्याल आया कि इंसान का दिल समंदर की तरह गहरा होता है और किसी के दिल का हाल कोई नहीं जान सकता। मुझे पंजाबी का एक मिसरा याद आया, दिल दरिया समंदरों डोंगे, कौन दिलांदियाँ जाने हो। मैंने रात 2 बजे हवालात से हाजी को निकाला और अपने दफ्तर में ला बिठाया। उसका सर डोल रहा था, उसकी आंखें खुली थीं न बंद थीं। उसने मरी हुई आवाज़ से कहा, जितनी रकम कहोगे दूंगा, कुछ और भी मांगो। क्यों इतनी रकम ज़ाया करते हैं आप हाजी साहब? मैंने कहा, मुझ पर साबित करने कि आपने सुलेमान को अपने कुत्तों से नहीं मरवाया, मैं अभी आपको छोड़ दूंगा। उसकी हालत देखकर मैंने कहा, कत्ल के बाद कातिल की यही हालत हो जाया करती है। अगर आप कहें तो मैं आपको सुना दूं कि आपने सुलेमान को क्यों और किस तरह कत्ल कराया है। किराए के कातिल और नौकर कत्ल करने तक साथ दिया करते हैं। मामला जब थाने में आता है तो ये लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने मालिक को सामने खड़ा कर दिया करते हैं। मेरे पास 4 इकबाल जुर्म और आधी दर्जन गवाह आ गए हैं। आप बयान न दें। उसने बोलना शुरू कर दिया। वो जो कुछ बयान कर रहा था वो मुझे पहले ही मालूम हो चुका था। मैंने उससे बहुत सारी बातें पूछी और ये भी पूछा कि उसने किसी और तरीके से सुलेमान को क्यों न मरवा दिया। कुत्तों से मरवाने की क्या ज़रूरत थी? उसने मेरी दूसरी बीवी पर दस्तराजी की थी, उसने कहा, और उसने मेरा नमक खाते हुए मेरी बेटी के साथ भी नाज़ेबा दोस्ती लगा रखी थी। मैंने कहा था कि इसे बड़ी खौफनाक सज़ा दूंगा। अचानक कुत्तों का ख्याल आ गया। मैंने गुस्से की हालत में उसे कुत्तों से मरवाने का तरीका सोचा था। मैंने इस पे गौर किया तो ये स्कीम मेरे जहन में तैयार हो गई कि उसे कुत्तों से मरवा कर मशहूर कर दूंगा कि इसे भेड़ियों ने हलाक किया है। मैंने सुलेमान पर जाहिर न होने दिया कि मैं इससे खफा हूँ। इसी वास्ते वो मेरे जाल में आ गया। हाजी, ताजे और बशीरे से मैंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिला दिए और इन्हें जेल की हवालात में भेज दिया। लेकिन मुकदमा तैयार करने के लिए मेरे हाथ खाली थे। मैंने मौके के 2 गवाह पैदा कर लिए और बाकी खाने जो खाली थे वो भी पुर कर लिए। मुलजिम को सज़ा दिलाने के लिए पुलिस को कुछ चक्करबाजी करनी पड़ती है, वो मैंने भी की और चालान अदालत में पेश कर दिया। केस मजिस्ट्रेट से होकर सेशन कोर्ट में पहुंचा। मुझे ऐसी सज़ाओं की तवक्को नहीं थी जो सेशन जज ने दी। सरकारी वकील काबिल था। उसने साबित कर दिया कि मुजरिम नंबर 1 हाजी है। उसके बाद नौकरों का दर्जा आता है। सेशन कोर्ट ने ताजे और बशीरे को उम्र कैद और हाजी को सजाए मौत दे दी। सेशन जज अंग्रेज़ था। उसने फैसला बड़ा अच्छा और मुदल्लिल लिखा था। उसने ये भी लिखा कि सज़ा हाजी जैसे लोगों को सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए, जिनके पास दौलत है और वो अपने नौकरों, जुर्म पेशा लोगों को बेदरेक इनाम व इकराम और नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर जिसे चाहें कत्ल करा देते हैं। हाई कोर्ट ने हाजी की अपील मुस्तरद करके सजाए मौत बहाल रखी।